बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यील्ड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्पेशली थ्योरेटिकल यील्ड की बात करेंगे, एक्चुअल यील्ड की बात करेंगे और फिर परसेंटेज यील्ड की बात करेंगे। तो सबसे पहले यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड में जाने से पहले हम यील्ड को समझते हैं कि एक्चुअली आपके पास यील्ड क्या है। उसके बाद फिर हम थ्योरेटिकल यील्ड को भी देखेंगे, एक्चुअल यील्ड को भी देखेंगे और फिर परसेंटेज यील्ड को भी देखेंगे। वैसे अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो साइंटिस्ट है या कोई भी आपके पास इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई भी आपके पास फार्मर्स है, एग्रीकल्चर है, किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि भाई मेरा जो यील्ड है वो ज्यादा हो जाए। यील्ड का मतलब होता है पैदावार ज्यादा हो जाए। मतलब पर एकड़ अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो अगर उसमें ज्यादा कोई चीज प्रोड्यूस होती है, कोई फसल वगैरह, तो हम कहते हैं उसकी पैदावार ज्यादा है। और अगर उसी जमीन पे कम पैदावार प्रोड्यूस होता है तो हम बोलते हैं उसकी यील्ड, फसल की यील्ड क्या है, कम है। तो वो जमीन फिर अच्छी मानी जाती है उसके अकॉर्डिंग या फिर बुरी मानी जाती है। इसी तरह से हम जब केमिस्ट्री में किसी लैब के अंदर रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं या किसी इंडस्ट्री में रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हम भी यही सोचते हैं कि भाई जो रिएक्शन में परफॉर्म कर रहा हूं उसका यील्ड, इसका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, तो वो रिएक्शन आपके पास ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है ना। मतलब हम किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी को भी चेक करेंगे, जिसको हम परसेंटेज यील्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यील्ड की बात करूंगा कि यील्ड एक्चुअली आपके पास क्या चीज है। ठीक है ना। अगर मैं सिंपल अल्फाज में बोलूं तो आपके पास यील्ड बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। ठीक है ना। किसी भी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। ठीक है ना। या द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। अब ये जो आपके पास यील्ड है, किसी भी रिएक्टेंट जब कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, यील्ड का नाम देते हैं। ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास यील्ड है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास दो टाइप का होता है। एक आपके पास होता है थ्योरेटिकल यील्ड और एक आपके पास होता है एक्चुअल यील्ड और एक आपके पास होता है परसेंटेज यील्ड। एक आपके पास क्या होता है, परसेंटेज यील्ड। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल यील्ड को देखते हैं और फिर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब मैं थ्योरेटिकल यील्ड को जरा डिफाइन करता हूं। ठीक है ना। इसका दूसरा नाम, इसको कैलकुलेटेड यील्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना। थ्योरेटिकल यील्ड या फिर आपके पास कैलकुलेटेड यील्ड हम इसको बोलते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये भी आपके पास है तो प्रोडक्ट है, ये भी आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट पे प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये आपके पास प्रोडक्ट है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which is obtained from balanced chemical equation। ठीक है ना। ऐसा यील्ड जो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए उससे हम कैलकुलेट करके जो यील्ड हम हासिल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं। कैलकुलेटेड बोला जाता है जबानी, तो इसमें कोई प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं होता। जस्ट मैंने अब बोर्ड पे कोई रिएक्शन लिखा, मैंने कहा ये रिएक्टेंट है, ये इसके साथ मिलेगा तो ये आपको इतना प्रोडक्ट देगा, तो मैं जस्ट पेन को यूज करके, बोर्ड को यूज करके या फिर किसी पेपर को यूज करके
जस्ट मैं उसके ऊपर लिख देता हूं थ्योरेटिकली और उससे कैलकुलेट करता हूं, तो जो रिजल्ट मेरे पास आएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करने के रिजल्ट में, उसको मैं क्या बोलूंगा, थ्योरेटिकल यील्ड बोलूंगा या कैलकुलेटेड यील्ड बोलूंगा। तो सिंपल सी बात ही हुई, वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हम बैलेंस्ड केमिकल से कैलकुलेशन के रिजल्ट में हासिल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड का नाम देते हैं। और तीसरा आपके पास क्या, एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड, ठीक है ना। अभी एक्चुअल यील्ड आपके पास क्या होता है, तो ये भी तो आपके पास बेसिकली क्या है तो प्रोडक्ट ही है, लेकिन किस तरीके का है, कैसे हम इसे हासिल करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज obtained by doing experiment and lab, REP इंडस्ट्री भी हो सकती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड, ठीक है ना। अब अगर हम ये जो बात हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात थ्योरेटिकली करते हैं किसी पेज के ऊपर, अगर इसी को हम रियल में परफॉर्म करें, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कैलकुलेशन करें, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके लैब के अंदर अगर हमें कोई रिएक्टेंट के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल यील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्चुअल यील्ड बोलेंगे। तो याद रखना कि जब आपके पास कोई भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके, जो एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है ना, कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके हासिल किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के जरिए से हमें प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल यील्ड बोलेंगे। तो इसमें रियल में एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इसमें हम सिर्फ थ्योरेटिकली बात करते होते हैं। अब ये क्या चीजें हैं, मैं आपको कॉमन एग्जांपल से पहले समझाऊंगा और फिर हम बुक से एग्जांपल भी लेंगे, उसके थ्रू भी समझेंगे। और ये बात याद रखना कि आपके पास जो थ्योरेटिकल यील्ड होता है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। जो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड होता है ना, ये आपके पास क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है किससे, तो इस बात को याद रखिएगा, आपके पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, एक्चुअल यील्ड से। अब इसकी रीजन क्या है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि थ्योरेटिकल यील्ड में जस्ट हम पेन यूज करते हैं, मार्कर यूज करते हैं, एक पेज यूज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें किसी किस्म का कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर हम रियल में वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट लेना पड़ता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन लेनी पड़ती है, तो वो मुश्किल काम होता है। तो कई किस्म के लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से आपके पास जो एक्चुअल यील्ड है वो कम हो जाता है थ्योरेटिकल यील्ड से। अब ये क्या है, कैसे है, इसको हम पहले एक कॉमन एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल को अभी गौर से देखिएगा, तो ये डेफिनेशन अगर आप लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हुई है तो आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डेली लाइफ में इसका एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमें चाय बनाने का कहा जाता है, ठीक है, और हमें एक फिक्स अमाउंट बताया गया है कि भाई इस अमाउंट को यूटिलाइज करके आप इतने कप चाय बना सकते हो। तो मान लो हम यहां पर चाय बनाते हैं, मैं लेता हूं 1 कप वाटर का, कि भाई हमें 2 कप चाय बनानी है। इसके लिए हमें क्या बताया गया है कि भाई 1 कप आप क्या लेंगे, वाटर लेंगे, और इसके साथ आप लोग क्या करेंगे, 1 कप आप लोग क्या लेंगे, 1 कप आप लोग मिल्क लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इसके लिए और क्या रिक्वायरमेंट हमें बताई गई है कि भाई आप लोग क्या करेंगे, 4 स्पून के अंदर आप लोग 4 स्पून आप क्या करोगे, शुगर लोगे। तो मैंने यहां पर क्या लिया है, ये शुगर लिया है,
तो शुगर के हमें कितने स्पून चाहिए, 4 स्पून चाहिए, ठीक है ना। और इसी तरह से हमें टी जो है वो कितनी चाहिए, ठीक है, वो हमें कितनी चाहिए, 2 स्पून, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे, टी लेंगे या टी लीव्स लेंगे, ठीक है ना, ये हम लेंगे। अब जब हम ये लेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें चाय मिल जाती है 2 कप, ठीक है, ये हमें चाय तैयार होगी मिल गई, ठीक है ना। अब ये एग्जांपल हम क्या करते हैं, डेली लाइफ से ये एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। डेली लाइफ से एग्जांपल मैंने ले लिया है, तो इस गिलास के अंदर मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया 1 कप, और इसी तरह से 1 कप मैंने क्या ले लिया, मिल्क ले लिया, और इसी तरह से फिर मैंने 4 स्पून शुगर लिया, और मैंने कहा कि भाई 2 स्पून जो है वो टी लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 कप आपको चाय मिलेगी, 2 कप आपको क्या मिलेगी, चाय मिलेगी, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने जस्ट ये बोर्ड पे लिखा है, ठीक है ना। मैंने 1 कप ड्रा किया, इसके अंदर वाटर डाल दिया, फिर मैंने मिल्क लिया 1 कप के अंदर, और फिर मैंने 4 स्पून शुगर ले लिया, फिर 2 स्पून जो है वो टी लीव्स लिया, और फिर इसके रिजल्ट में मुझे क्या मिला, हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमें 2 कप चाय मिल गई। अब ये जो चीज मैंने बनाई है, ये बेसिकली आपको एक रेसिपी मिल गई है, ठीक है ना। रेसिपी बोलते हैं वो इंग्रेडिएंट, वो कंपोनेंट जो किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, चाहिए होते हैं। अब मैंने अगर 2 कप चाय बनानी है तो उसके लिए मुझे 2 टी लीव्स चाहिए हैं, इसी तरह से 4 स्पून शुगर चाहिए, 1 कप मुझे मिल्क चाहिए, और इसी तरह से 1 कप मुझे वाटर चाहिए। तो ये एक बेसिक रेसिपी है 2 कप चाय बनाने के लिए। अब मैंने ये तो जस्ट बोर्ड के ऊपर लिखा है ना, मैंने बनाया तो नहीं है प्रैक्टिकली। तो अब ये जो मुझे 2 कप चाय मिलेगी, इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट बोलूंगा। हमें ये चीज तो बनाना था ना, हमारा टारगेट मटेरियल यही है। तो जो ये हमारे बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे मेरे पास रिएक्टेंट थे। तो रिएक्टेंट्स जब मिलते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो इसको मैंने कंबाइन किया है, तो थ्योरेटिकली मुझे 2 कप चाय मिल गई। अब ये जो मुझे प्रोडक्ट मिला है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इसको मैं यील्ड भी बोल सकता हूं, ठीक है ना। इसको प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, यील्ड कहा जाता है। मैंने पहले यील्ड को डिफाइन किया था कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम यील्ड भी बोलते हैं। तो लेकिन ये जो यील्ड हमें मिला है, दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड, दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। ये आपको क्या मिला, थ्योरेटिकल यील्ड मिला, क्योंकि हमने यहां पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। मैंने जस्ट आप लोगों को एक मैथ रेसिपी बता दी, या हमें बताया गया है कि ये चीजें इतने लोगे तो इस इक्वेशन के मुताबिक हमें क्या मिल सकता है, 2 कप चाय मिल सकती है। तो ये जो हमें थ्योरेटिकली मैंने ये बात की है, इस यील्ड को मैं क्या बोलूंगा, थ्योरेटिकल यील्ड बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये मेरे पास आ गया थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड आ गई, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकली। अगर प्रैक्टिकली मैं क्या करूं, प्रैक्टिकली मीन बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। अब मैं इस काम को प्रैक्टिकली परफॉर्म करूंगा, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये किचन है, किचन में जाऊंगा, और किचन में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 गिलास ले लूंगा, या 2 मैं कप ले लूंगा, ठीक है ना। 2 कप लेके मैं क्या करूंगा, इनको क्या करूंगा, मिक्स कर दूंगा, ठीक है ना। इनको मैं आपस में क्या कर लूंगा, मिक्स कर दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। और फिर जो है इसके अंदर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और ऊपर से मैंने ये शुगर भी डाल दिया, और ऊपर से मैंने ये टी भी डाल दिया। सारी चीजें मैंने इसके अंदर क्या की, मिक्स की, और मिक्स करने के बाद मैंने इसे हीट कर दिया। इसे क्या कर दिया, हीट कर दिया, और हीट करने के बाद मुझे फिर क्या मिलेगी, ये चाय तैयार होकर मिलेगी, ठीक है ना। अब जरा गौर से देखना, मैंने 1 कप क्या लिया, वाटर लिया प्रैक्टिकली इसी कप के अंदर, और फिर मैंने क्या लिया, 1 कप के अंदर मैंने मिल्क ले लिया, फिर इन दोनों को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दिया। अब जरा गौर से देखना, मैंने क्या किया हुआ है, इसको भी इसमें डाला है वाटर को, और इस कप को जो मिल्क है जिसके अंदर, उसको भी मैंने यहां पर डाला हुआ है। मतलब 1 कप मैंने किसका लिया है, वाटर का लिया है, और 1 कप मैंने किसका लिया हुआ, मिल्क का लिया हुआ है।
और दोनों को मैंने इसी एक कंटेनर के अंदर मिक्स करके मैंने इसको गर्म कर दिया, ठीक है ना। तो गर्म करेंगे तो चाय आपको मिलेगी ना हीट देने से, ठीक है ना। तो मैंने रियल में इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया और मैंने चाय तैयार कर दी। अब जरा गौर करें, मैंने पहले इस कप के अंदर मैंने वाटर लिया। अब जब मैं वाटर को इसमें डालूंगा तो क्या ये वाटर थोड़ा बहुत इस कप के साथ अटैच नहीं होगा, इस कप के साथ रह नहीं जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा ना, इस गिलास के साथ लगकर या इस कप के साथ लगकर थोड़ा कम हो जाएगा। इसी तरह से ये मिल्क एग्जैक्ट मैंने जो एक कप लिया है, इसको मैं जब इसमें मिक्स करूंगा तो थोड़ा मिक्स करने में गिर भी सकता है, और इसी तरह से ये मिल्क जो है वो इस कप के साथ या इस गिलास के साथ क्या हो जाएगा, थोड़ा लग भी जाएगा, तो थोड़ा इधर कम हो जाएगा। इसी तरह से करते करते कुछ शुगर को मैंने कम कर दिया, मतलब कुछ गिर सकता है, कुछ किसी किस्म की लॉस हो सकती है। फिर इसी तरह से टी भी कुछ गिर सकता है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से एग्जैक्ट अमाउंट हम इसके अंदर नहीं ले सकते। और जिस वक्त हमने चाय तैयार की तो इधर तो हमें 2 कप मिला था थ्योरेटिकली जब मैं बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में मैंने देखा ना तो मुझे आपके पास जो चाय मुझे मिली वो आपके पास पूरा 1 कप नहीं मिला, बल्कि इसको हम क्या बोलते हैं, 1.5 बोलते हैं, 1.5 कप मुझे चाय मिल गई। अब ये जो 1.5 कप मुझे चाय मिल गई है, ये बेसिकली मुझे प्रैक्टिकली तौर पर मिली है, ये मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, ये काम मैंने कर लिया है, और करने के बाद मुझे बजाय 2 कप मिलने की मुझे 1 कप मिल गई, ठीक है ना। अब वैसे बात करने को तो हम कर सकते हैं कि इतना अमाउंट इसका लो, इतना इसका लो, इतना इसका लो, इसका इतना लो और आपको इतना मिलेगा, ये बात तो हम कर सकते हैं, करने में कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन जब मुझे प्रैक्टिकली कहा जाता है कि आप परफॉर्म करके बताएं, तो मैं क्या करूंगा, 1 कप वाटर ले लूंगा रियल में, रियल इसमें लेके इसके साथ अंदर मिक्स करूंगा तो कुछ वाटर लॉस हो जाएगा, इसी तरह से कुछ मिल्क लॉस हो जाएगा, इसी तरह से कुछ शुगर लॉस होगा और कुछ आपके पास टी लॉस होगा। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 कप मुझे चाय तैयार मिलेगी, तो 2 कप की बजाय मुझे थोड़ा कम मिल गया। तो ये किधर चला गया, बीच में कई किस्म के लॉसेस आ गए। तो मैंने आपको पहले कहा था कि जब यही काम हम प्रैक्टिकली करते हैं तो कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट एग्जैक्ट नहीं मिल सकता है। अब थोड़ा एक और केस ले लेते हैं। तो मैंने पहले केस में जब हमने चाय तैयार की तो इस केस में मुझे कितना मिला था, ठीक है ना, मुझे 1.5 कप चाय मिल गया, मिलना कितना चाहिए था, 2 कप। लेकिन उसके बाद फिर कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन है, एक लड़का है, वो क्या करता है, चाय बनाता है, वो भी क्या करता है, लेकिन वो है इनएक्सपीरियंस है, इसे चाय बनाना सही तरह से नहीं आता, फर्स्ट टाइम मान लो कि वो बना रहा है, तो वो क्या करेगा, 1 गिलास वाटर लेगा, 1 गिलास मिल्क लेगा, इन दोनों को मिक्स करेगा, लेकिन एहतियात ना करने की वजह से या फिर सही तरह से उसे समझ ना आने की वजह से बहुत सारे लॉसेस इससे होंगे। तो हमने देखा कि कप जो है वो उसे 2 मिलनी चाहिए थी, तो वो बजाय 2 मिलने के आप उसको क्या मिल गया, 1 कप चाय मिल गई। कितनी मिल गई, 1 कप चाय मिल गई। इसी तरह से फिर आपके पास हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई जिसमें एक ऐसा बंदा है, ठीक है, एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा मैन है जो क्या करता है, यही काम करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है, इसने फिर भी कभी कभार कुछ चाय बनाई थी तो 1 कप तक ले आया, उसने इसको इतना जाया कर दिया कि वो सारी चाय उसको आग पे रखकर छोड़ दिया और वो चाय ही इवापोरेट होकर खत्म हो गई। मतलब ये हुआ कि इसको कुछ भी नहीं मिला, सारी चाय खत्म हो गई, इवापोरेट होकर खत्म हो गई, उसे पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यही काम हम प्रैक्टिकली डिफरेंट पर्सन परफॉर्म करते हैं तो उन लोगों से डिफरेंट क्या हो सकती है, लॉसेस हो सकती हैं। तो जो एक्चुअल में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें इतना मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा होता। अब इसने कुछ ज्यादा बनाया, उसने उससे थोड़ा कम बनाया, उसने बिल्कुल ही कम बनाया। अब इस बात को हम कैसे रिलेट करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि भाई ये वाला इसने अच्छा मतलब इसकी जो यील्ड है इसको ज्यादा मिली है, इस रिएक्शन की एफिशिएंसी ज्यादा है, इसकी एफिशिएंसी कम है, इसकी एफिशिएंसी तो 0%। तो कोई रिएक्शन कितना बेहतर परफॉर्म हुआ है, इस बात को जानने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, परसेंटेज यील्ड लेंगे। क्या लेंगे, परसेंटेज। अब हम इसका भी परसेंटेज निकालेंगे, इसका भी परसेंटेज निकालेंगे और इसका भी परसेंटेज निकालेंगे। तो जिसकी परसेंटेज ज्यादा आएगी उसकी जो रिएक्शन की यील्ड है वो उतनी ही बेहतर होगी, मतलब वो रिएक्शन उसका ज्यादा एफिशिएंट होगा, मतलब उस बंदे को इतना एक्सपीरियंस माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम ले लेते हैं परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं। तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है आपके पास, अब जरा परसेंटेज यील्ड को समझ लें। परसेंटेज यील्ड या परसेंट यील्ड भी इसको कहा जाता है,
ये आपके पास बराबर होता है एक्चुअल यील्ड जो हमें प्रैक्टिकली मिला है, एक्चुअल यील्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो थ्योरेटिकली हमें मिला है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। और चूंकि हम परसेंटेज फाइंड करेंगे तो 100 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये आपके पास है परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, परसेंटेज यील्ड बेसिकली आपके पास मेजर ऑफ एफिशिएंसी है किसी रिएक्शन का, कि भाई दो रिएक्टेंट को हम मिलाते हैं तो उससे प्रोडक्ट कितना मिलता है, जिससे ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, जिससे ज्यादा परसेंटेज में मिलेगा तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो बेसिकली आपके पास रेशियो होता है बिटवीन एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज यील्ड बोलते हैं। तो परसेंटेज यील्ड की कब जरूरत पड़ती है, जब हमारे पास एक ही रिएक्शन को डिफरेंट पर्सन्स परफॉर्म करते हैं या डिफरेंट तरीके से परफॉर्म किया जाता है, तो जिस तरीके से या जिस मेथड से हमें ज्यादा परसेंटेज मिलेगी तो हम उस मेथड को प्रीफर करेंगे। इस वजह से इसकी परसेंटेज निकाली जाती है। और परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है कि भाई आपका जो एक्चुअल यील्ड है और आपके पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है, इनका रेशियो लोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज यील्ड का नाम देते हैं। अब मैं फर्स्ट केस में परसेंटेज निकालता हूं। तो फर्स्ट केस में मैं परसेंटेज निकालूं तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू आपके पास कितना है, फर्स्ट केस में 1/2, ये कितने के बराबर होता है, 1.5 के बराबर होता है, आप लोग कैलकुलेट कर लें। डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितना है, 2 कब बनता है ना, ये हमने थ्योरेटिकली हमें मिला है, ठीक है ना, मैंने यहां पर लिखा है कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये प्रैक्टिकली हमें मिले हैं, ये 3 केसेस प्रैक्टिकल के हैं, लेकिन ये वाला जो केस था ना ये आपके पास क्या था, थ्योरेटिकल था। तो मुझे क्या मिला है, एक्चुअल यील्ड 1.5 आ गया, ये 1.5 के बराबर है, डिवाइड बाय आपके पास क्या है, डिवाइड बाय आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो इससे कितना आएगा, इसी तरह से फिर 1 कप है आपके पास, तो इसका परसेंटेज निकालें तो ये आपके पास आएगा 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इसी तरह से इसका परसेंटेज निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 कप है तो 0/2 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर मैं आपको बताता हूं। अगर आप इस केस में कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 75% मिलेगा। और इस केस में आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको 50% मिलेगा। और इस केस में आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0% मिलेगा, ठीक है ना। आपको कितना मिलेगा, 75%, 50% और 0%, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन आपके पास 50 से ग्रेटर है तो इसको हम बोलते हैं गुड यील्ड है इस रिएक्शन का। और अगर हम 50 पर आते हैं तो हम बोलते हैं ये 50% रिएक्शन है तो 50% लॉस हुआ है, लिहाजा ये फेयर है, ठीक है ना। कोई भी रिएक्शन में हम 100% यील्ड जो है वो ऑब्टेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ रिएक्शन में ऐसे केसेस बताए भी गए हैं जिसको हम क्वांटिटेटिव यील्ड बोलते हैं, ठीक है। और इस केस में तो ये बिल्कुल 0 है तो लिहाजा इसका क्या आ जाएगा, 0% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0% आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि जब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं तो वो हमें तो एग्जैक्ट मिलता है जितना हम सोचते होते हैं, कैलकुलेट करके हमें मिलता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं, कई किस्म के लॉसेस हैं, कई किस्म के मुश्किलात पेश आते हैं। रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन लेनी पड़ती है, वो हम नहीं ले सकते। एग्जैक्ट उसको फिल्टर करना पड़ता है, वो हम नहीं कर पाते। एग्जैक्ट अमाउंट हमें प्योरिटी की फॉर्म में लेना होता है, उसको सेपरेट करना मुश्किल होता है। तो कई सारे रीजंस होने की वजह से आपने देखा कि जब प्रैक्टिकली यही काम हम परफॉर्म करते हैं तो इसकी परसेंटेज आपके पास 100% तक नहीं पहुंच सकती। तो यहां पर आपको 2 कप चाय आपको मिला है, लेकिन इस केस में आप लोग देखें 2 कप नहीं मिला बल्कि 2 से कम ही। तो मैंने आपको पहले कहा था कि थ्योरेटिकल यील्ड ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे, प्रैक्टिकल यील्ड से। तो ये तो एग्जांपल आ गया आपके पास डेली लाइफ में कि डेली लाइफ में बेसिकली आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी इसको कहा जाता है। ये जो प्रैक्टिकल यील्ड है ना, ठीक है ना, इसको हम एक्चुअल यील्ड को प्रैक्टिकल यील्ड भी बोलते हैं और एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड भी बोलते हैं और कैलकुलेटेड यील्ड भी बोलते हैं। और फिर रिएक्शन की एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हम परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। और परसेंटेज यील्ड आपके पास एक्चुअल टू थ्योरेटिकल यील्ड का रेशियो होता है और उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो चीज हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलेगा वो थ्योरेटिकल, और जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो वो क्या होगा, आपके पास एक्चुअल यील्ड होगी। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, 2 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एक में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट केस बताने वाला हूं, उसको भी आप लोग गौर से देखेंगे। तो पहले सिंपल ले लेते हैं।
उसके बाद फिर इसकी तरफ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम एक रिएक्शन लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपके पास, बाय हीटिंग 4.5 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम हीट करेंगे 4.5 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये क्या करेगा, इट डिकम्पोजेस ये डिकम्पोज हो जाता है और क्या करता है, एंड प्रोड्यूस कितना 2.5 kg ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कितना प्रोड्यूस करता है कैल्शियम ऑक्साइड को, 2.5 kg। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज यील्ड, ठीक है। क्या करना है, परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हमने देखना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो मैं इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूंगा। क्या करूंगा, इसके लिए मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। मतलब रिएक्शन इसके लिए क्या है, मैंने क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लाइमस्टोन हम इसको बोलते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने क्या किया, हीट किया, ठीक है। हीट करने पर ये क्या प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, और आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है ना। अब ये भी आपके पास सॉलिड है, लेकिन ये आपके पास क्या है, गैस है, ठीक है ना। अब ये आपके पास रिएक्शन है कि जिसमें हमने इसको हीट किया और इससे ये चीजें बन गई, ठीक है ना। अब जरा गौर से देखें, ये आ गया आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस केमिकल, बैलेंस है या नहीं है चेक कर लें, अगर नहीं है तो बैलेंस कर सकते हैं। एक कैल्शियम 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये भी पूरे 1 कार्बन 1 कार्बन, तो इक्वेशन आपके पास बैलेंस्ड है, इक्वेशन आपके पास क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है ना। अब अगर आप लोग गौर करें ना, तो यहां पर आपको जो वैल्यूज गिवन है, हमने कितना लिया है, इसका अमाउंट हीट किया है 4.5 kg। इसी तरह से मैंने इसका कितना अमाउंट लिया है, 2.5 kg, ठीक है ना। अब ये बेसिकली आपको क्वेश्चन में हमेशा जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है वो गिवन होता है, ठीक है। अगर मैं इसका डेटा बनाऊं तो आप लोग डेटा किस तरह से बना सकते हो, हमने कितना अमाउंट लिया, इसका 4.5 kg ले लिए, ठीक है ना। क्या लिया, 4.5 kg, इसका कितना प्रोड्यूस हुआ है, उसके रिजल्ट में इतना प्रोड्यूस हुआ है। तो पहले जरा गौर से देखिएगा, हम इसको पहले क्या करते हैं, डेटा बना लेते हैं, ठीक है। वो गिवन क्या है आपके पास, क्या क्या चीजें गिवन है। आपने कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया है, CaCO3 कितना लिया है, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, ठीक है। अमाउंट ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, ठीक है, वो कितना लिया है हमने, वो हमने लिया है 4.5 kg इज इक्वल टू 4.5 kg। आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास ग्राम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कितने के बराबर आ जाएगा, ग्राम के बराबर आ जाएगा। 4500 ग्राम बनता है या 45,000 बनता है, इसको जरा चेक कर लें, ठीक है ना। अब अगर आप लोग देखें तो आपके पास ये कितने के बराबर है, 4.5 डिवाइड बाई 10 कर दूं मैं इसको, और यहां पर अगर मैं 1000 लिख दूं तो ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 45,000 नहीं होगा बल्कि 4500 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये आपके पास 4500 ग्राम। तो इसका हमने इतना ग्राम लिया है, ठीक है ना, ये गिवन डेटा है आपके पास। फिर इसी तरह से इससे प्रोड्यूस क्या हुआ है, इसको हमने हीट किया, इसके रिजल्ट में ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू कितना है आपके पास, कितना प्रोड्यूस हुआ है, 2.5 kg, 2.5 kg। अब kg को आप लोग अगर ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आपके पास 2500 आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2500 ग्राम आ जाएगा,
ठीक है ना। अब अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर ये डेटा आपको कुछ बता रहा है कि भाई उन्होंने इतना अमाउंट लिया था और उन्होंने रियल में इसको हीट किया है, तो इसको कितना मिला है इनको, इसका 2500 ग्राम मिला है कैल्शियम ऑक्साइड का। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है। और परसेंटेज यील्ड का हमें पता है फार्मूला क्या है, परसेंटेज यील्ड आपके पास बराबर होता है इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड आपको पता होना चाहिए डिवाइड बाय आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड होता है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर आप लोग गौर करें तो एक्चुअल यील्ड तो आपको गिवन है, वो हमने काउंट किया कि भाई कितना है आपके पास, अमाउंट ऑफ CO कितना बना है हीट करने पर 2500 ग्राम बना है ना, वो तो हमें गिवन है, एक्चुअल यील्ड तो हमें गिवन है। लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास कहां पर है, थ्योरेटिकल यील्ड तो नहीं है। थ्योरेटिकल यील्ड तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कैलकुलेशन से हासिल करते हैं। तो क्या हमने कैलकुलेशन की है इधर, तो कैलकुलेशन हमें नहीं की है, इसका मतलब ये चीज हमारे पास नहीं है थ्योरेटिकल यील्ड। जब हमारे पास ये हो तो इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमें परसेंटेज यील्ड मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले कैलकुलेट करना है किसको, थ्योरेटिकल यील्ड को, ठीक है। तो हम थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करते हैं और इसको मैं फिर दोबारा लिखूं। तो हमें क्या करना है, अब थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, अब अगर आप लोग देखें तो मैं सबसे पहले इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखता हूं, ठीक है ना। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप लोगों ने लिखना है तो दो किस्म की कंपैरिजन आप लोग कर सकते हो, मास टू मास कंपैरिजन भी कर सकते हो, पहले मास को मोल में कन्वर्ट करके फिर कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन अगर प्रोडक्ट का मास है, रिएक्टेंट का भी मास गिवन है, तो दोनों अगर मास में है तो फिर मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट मास कैलकुलेशन से भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर ये मास में गिवन होता, ये मोल में गिवन होता, तो फिर दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करने थे। लेकिन चूंकि दोनों मास में है तो हमें मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसका कितना मास है और इसका कितना मास है, ठीक है ना। तो अब इसका मास हमें कैसे पता चलेगा, इसका हम मोलर मास निकाल लेंगे। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना आएगा, एक कैल्शियम का मास 40 होता है प्लस एक कार्बन का मास 12 होता है, 3 ऑक्सीजन का 48 होता है, टोटल मिलाओगे तो आपके पास क्या होता है 100 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। इसका कितना आ गया मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम पर मोल। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कितना है 100 ग्राम पर मोल है, ये मैंने 100 ग्राम ले लिया, ठीक है ना। इसी तरह से इसका पूछा हुआ है तो हम इसका भी निकालेंगे, तो इसका कितना आएगा 40, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, तो 40 प्लस 16, तो 40 प्लस 16 कितना आता है 56 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास आता है। लेकिन हमें ग्राम में चाहिए तो हम इसका कितना लेते हैं, ये आपके पास है जी 56 ग्राम, ठीक है, कितना है 56 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब मैं ये थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इसको, थ्योरेटिकल यील्ड की हम बात कर रहे हैं। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमें कैसे मिलता है, बाय डूइंग कैलकुलेशन, बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन किससे करते हैं, बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर इन्वॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा हुआ नहीं है, तो इस वजह से जिसका हमसे पूछता है हम उसी की बात करें। तो मैं लिखूंगा यहां पर स्टेप 1 में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करेंगे, और जब बैलेंस हो गया आपके पास तो उसके बाद अगर दोनों के मास है तो कंपेयर करें। तो मैं ये कहता हूं कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है, मतलब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaSO3, ठीक है, कितने के बराबर है 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के बराबर। मतलब ये हुआ कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम लेंगे तो इसको जब हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होके हमें 56 ग्राम क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड दे देता है। क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है। ये बात हमें कहां से पता चला, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चला। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालेंगे, तो जैसे मैंने यहां पर निकाला हुआ है। फिर इसी तरह से इसका पूछ रहा है तो इसका मोलर मास निकालेंगे, और इसका मोलर मास आपके पास ये, तो दोनों के मोलर मास आपको पता चल गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहता है कि अगर इसका 100 ग्राम लेकर हीट करोगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा, 56 ग्राम मिलेगा। तो 100 ग्राम आपको कितना देता है, 56 ग्राम देता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगर यहां पर तो कहा हुआ है कि भाई इसका 2.5 kg प्रोड्यूस होता है,
ठीक है, इसका कितना प्रोड्यूस होता है 2.5 केजी, तो 2.5 केजी कितने के बराबर था 2500 के बराबर था। तो ये कहता है कि अगर आप 4.5 केजी लेंगे, ठीक है ना, अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो अभी मैंने कन्वर्ट किया था 4.5 केजी अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होता है 4500 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरह से 2.5 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 2500 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है कि 100 ग्राम इसका लोगे, हीट करोगे तो डिकम्पोज होगी 56 ग्राम देगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है इसका कितना लेना है, हमने 4500 ग्राम लेना है। कितना लेना है 4500 ग्राम लेना है। तो अगर आप इसका 4500 ग्राम लोगे, ठीक है ना, किसका 4500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करेगा, ये कितना प्रोड्यूस करेगा, क्या करेंगे हम इसका, क्या करेंगे, इसको जरा कैलकुलेट करें जल्दी से मुझे बताएं। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे 4500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने के बराबर होगा, तो आप लिखेंगे ऊपर 56 डिवाइड बाय, इधर क्या है आपके पास 100 है, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 4500 करेंगे, ठीक है ना, ये होगा आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास 100 ग्राम 56 ग्राम देता है तो आपके पास जो 4500 ग्राम है वो कितना देगा, तो याद रखना 56 जिसका हमसे पूछ रहा है वो ऊपर लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाले को नीचे लिखेंगे, और जिसका पूछ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल ये तरीका आप लोग याद करना, वरना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग लिख कर सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कहानी लंबी हो जाएगी, इसलिए राइट साइड वाले को ऊपर लिखना है, लेफ्ट साइड वाले को नीचे लिखना है, और जिसका पूछ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे तो 4500 ग्राम जो है वो कितना देगा ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा 2520, ठीक है, 2520 है या कितना है 2520 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इतना प्रोड्यूस करेगा। समझ आ रही है बात। तो अगर आपके पास 100 ग्राम 56 ग्राम प्रोड्यूस करता है, जो कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिया, कंपैरिजन हमने की, तो हमने कहा कि अगर 100 ग्राम जो है वो 56 ग्राम के बराबर है तो 4500 कितने के बराबर होगा, तो 4500 का हमें कैलकुलेट करना है ना, तो राइट साइड वाले को ऊपर लिखा, लेफ्ट साइड वाले को नीचे लिखा, 56 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जिसका पूछ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2520 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड होगा। अब ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ना, ये मैंने कहां से लाया, इस प्रोडक्ट को मैंने इस केमिकल इक्वेशन को जो कि बैलेंस फॉर्म में है इसको यूटिलाइज किया, और इसको यूटिलाइज करके मैं इस प्रोडक्ट तक पहुंचा। तो मैंने क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल नहीं किया, इसके लिए मैंने क्या किया है, जस्ट मैंने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज किया है और उसके रिजल्ट में मैंने कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन से मुझे ये प्रोडक्ट मिला है। अब तो ये जो प्रोडक्ट में मुझे मिला है इसको मैंने क्या बोलना है, थ्योरेटिकल यील्ड। ये मेरा क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है, क्योंकि मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेट किया है। तो कैलकुलेटेड यील्ड को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली थ्योरेटिकल यील्ड ही तो बोलते हैं। तो मुझे क्या मिला, थ्योरेटिकल यील्ड मिला, और एक्चुअल यील्ड तो मुझे ऑलरेडी गिवन, एक्चुअल यील्ड 2.5 केजी मुझे गिवन है, जबकि मुझे थ्योरेटिकल यील्ड यहां से मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज यील्ड को। इस आंसर को याद रखना है आप लोगों ने, मैं बाकी मिटा रहा हूं। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड फाइंड करेंगे हम। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड, ठीक है, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। अब अगर आप लोग इसे फाइंड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड कितना था, एक्चुअल यील्ड आपके पास 2.5 केजी है, और 2.5 केजी कितने के बराबर है, 2500 के बराबर है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि एक्चुअल यील्ड आपके पास अक्सर गिवन होता है, तो ये ग्राम है, और यहां पर भी आपके पास क्या आ रहा है 2520 ग्राम, ठीक है, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा,
मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आई थिंक ये परसेंटेज आपके पास आ जाएगा 92.4%, ठीक है ना, या जितनी भी आएगा आप लोग देखेंगे, ठीक है, खुद कैलकुलेट करना है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 92.4% आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास परसेंटेज 80 से बढ़ जाए तो वो आपके पास क्या होता है, एक्सीलेंट यील्ड होता है। इसका हमें क्या मिला है, एक्सीलेंट यील्ड, मतलब ये रिएक्शन का यील्ड ज्यादा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो इस मेथड से हमने परफॉर्म किया है बहुत अच्छा है, तो हमें इससे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम यील्ड मिल रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि जब भी हम यील्ड की बात करते हैं तो यील्ड का मतलब होता है किसी रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसको हम यील्ड बोलते हैं। अब ये यील्ड फिर आपके पास दो किस्म का होता है, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड यील्ड, फिर आपके पास एक्चुअल यील्ड या फिर आपके पास प्रैक्टिकल यील्ड हम इसको बोलते हैं। तो एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है कि जब हम किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेट करके जो प्रोडक्ट हासिल करते हैं इसको क्या कहा जाता है, थ्योरेटिकल यील्ड कहा जाता है। और जब हम उसी रिएक्शन को प्रैक्टिकली लैब में परफॉर्म करके उससे हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल यील्ड बोलते हैं। तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है, तो परसेंटेज यील्ड बेसिकली आपके पास एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड का रेशियो होता है, और इससे हमें किस चीज का पता चल जाता है, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चल जाता है। मतलब कुछ एक रिएक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो आपके पास कभी जो है वो ज्यादा प्रोडक्ट देता है, और अगर हम उसकी रिएक्शन को किसी और मेथड से प्रोडक्ट बनाना चाहें तो वो हमें ज्यादा परसेंटेज देता है। तो चूंकि हम ये चाहते हैं लेबोरेटरी के अंदर भी और इंडस्ट्री के अंदर भी कि हमें किसी रिएक्शन के रिजल्ट में मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले, तो हम उस बात को फॉलो करेंगे, उस कंडीशन को फॉलो करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम यील्ड मिलेगा। तो इससे हमें रिएक्शन की एफिशिएंसी का पता चलेगा। तो जिस बात के थ्रू हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी हम उसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मैंने पहले आप लोगों को डेली लाइफ से एग्जांपल देकर समझाया, और फिर हमने क्या किया, प्रैक्टिकली हमने एक एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश की। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो हमने इसकी कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन से हमें क्या मिली, थ्योरेटिकल यील्ड, और ये हमें क्या दिया था क्वेश्चन के अंदर, एक्चुअल यील्ड। दोनों का रेशियो लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमें क्या मिला, परसेंटेज यील्ड मिला। इसी तरह से बच्चे आप लोगों की एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के अकॉर्डिंग, एक छोटी सी बात और याद है, अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन है जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी है, यहां पर तो एक सिंगल रिएक्टेंट था और रिएक्शन मैंने मिटा दिया, तो इधर तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अगर आपके पास किसी रिएक्शन में लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का कंसेप्ट है तो उसको चेंज नहीं करना, बल्कि वही तरीका है जो हमने कल पढ़ा था। तो आगे प्रोडक्ट की कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट हमें मिलेगा ना, लीस्ट नंबर ऑफ मोल हमें देगा, उस रिएक्टेंट को हम आगे कैलकुलेशन में यूज करेंगे, और उससे हमें क्या मिलेगा, थ्योरेटिकल यील्ड मिलेगा। तो एक्सेस वाला यूज नहीं करना, बल्कि लिमिटिंग रिएजेंट को आप लोगों ने आगे कैलकुलेशन के लिए यूज करना है। और फिर तीसरी बात, मैंने कहा था कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड में लॉस नहीं होते हैं, लॉसेस ना होने के मतलब होते ही नहीं। जब हम एक्चुअल यील्ड की बात करते हैं या प्रैक्टिकल यील्ड की बात करते हैं तो उसमें कई किस्म के लॉसेस होते हैं। ह्यूमन एरर हो सकता है, मैकेनिकल लॉसेस हो सकते हैं, फिल्ट्रेशन के दौरान गलती हो सकती है, कोई प्रोडक्ट गिर सकता है, ठीक है ना, मिक्सिंग आपके पास इम्प्योरिटी की हो सकती है, उसको साफ करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, उससे लॉसेस आ सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास कुछ केमिकल्स आपके पास कंटेनर के साथ चिपक जाते हैं, वहां जाया हो जाते हैं। तो मतलब आपके पास कई किस्म के, और रिएक्शन कंडीशन को बार दफा मेंटेन नहीं कर पाते, एग्जैक्ट अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो इस वजह से जो एक्चुअली जब वो काम हम करेंगे तो उसमें हमें दिक्कत होगा, उसमें हमें मुश्किलात होंगे, हम एक्चुअल प्रोडक्ट को 100% हासिल नहीं कर सकेंगे। इस वजह से एक्चुअल यील्ड कम होता है, थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास ज्यादा होता है। तो बच्चे आप लोगों का होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज के अंदर लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट से जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग सॉल्व करोगे, और इसी तरह से फिर आपके पास जो परसेंटेज यील्ड है, एक्चुअल यील्ड है और थ्योरेटिकल यील्ड है, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे ये सॉल्व करोगे। तो एक्सरसाइज मैं नहीं करूंगा, एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद करना है। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।